इंसान नुमा हैवान नेतन्याहू के जराइम की फहरिस्त तो बहुत तवील है, लेकिन फलस्तीनियों की नस्ल कशी जो इसके दौर में हुई, इसकी मिसल तारीख में नहीं मिलती। उन्हें नजर आ रहा है कि कैसे इनका सौदा अरब ममालिक के कैपिटल्स में हो रहा है और शादियाने बजाए जा रहे हैं। इनके सामने अरब ममालिक की एम्बेसियां इसराइल में खुल रही हैं। क्या आप अपना नाम तारीख में अर्ज़ मुक़द्दस के सौदागरों की फहरिस्त में लिखवाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अर्ज़ मुक़द्दस के हवाले से हम गाहे बगाहे आपके सामने अपना नुक्ता नज़र रखते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको तहकीक पर मबनी मालूमात पहुँचाई जाएँ। हमारा खालिस मकसद हक़ाइक़ की खोज है ताकि इल्मी मिशन का ये अमल जारी रहे। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त सहूनियत की साजिशें अरूज पर हैं। आलम इस्लाम ख्वाब खरगोश में है। मुसलमान फ़िक्री, नज़रियाती, अक़ली और रूहानी तौर पर बदतरीन बांझपन का शिकार हैं। मुस्लिम दुनिया इस वक्त सहूनी ताकतों की दस्ते निगर या मुकम्मल तौर पर बेबस है। तादाद के लिहाज से 1.5 अरब मुसलमान चंद लाख सहूनियों के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। ये वो सहूनी शैतानी लॉबी है जिनके हाथ में दुनिया की मईशत का मुकम्मल कंट्रोल है। नाजरीन, ये लॉबी जब चाहे जिस तरह चाहे मुसलमानों पर कहर बनकर टूट पड़ती है, जिसकी मिसाल मिडल ईस्ट है, जहाँ गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से मुसलमानों का खून बह रहा है। अर्ज़ मुक़द्दस तो इनके कब्ज़े में आ चुका, लेकिन अब वो ग्रेटर इसराइल के लिए मुसलमान मुल्कों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। मज़ाहमत करने वाले लीडरों को निशान इबरत बना दिया गया। बाकी नाम नेहाद हुक्मरानों ने अताअत यहूद में अपनी आफियत जानी, जिसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, तमहीद बांधने का मकसद आपको आज के हालात समझाना है ताकि आपको हालात की बारीकी, संगीनी और सहूनियों की चालों का बखूबी अंदाज़ा हो सके। कहने को तो इसराइल में एक नई हुकूमत का क़याम अमल में आ रहा है, लेकिन दरअसल ये नई बोतल में पुरानी शराब है। जब सोच, नजरिया, फिक्र वही हो तो ऐसी तब्दीली को अब क्या कहेंगे? फलस्तीनियों के खून का प्यासा नेतन्याहू गुज़िश्ता 15 बरस से इसराइल का वज़ीर आज़म रहा। इसी के दौर में हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, हज़ारों माजूर, हज़ारों कैद और हज़ारों लापता किए गए। ये नेतन्याहू ही था जिसने गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया और हज़ारों टन बारूद इस मुक़द्दस सरज़मीन पर बरसाया। यहाँ की मिट्टी इसकी गवाही दे रही है। और अब नाजरीन, अब सीन चेंज होने जा रहा है। अब एक खूनी को आराम दिया जा रहा है ताकि दूसरे खूनी की प्यास बुझ सके। जी हाँ, यहाँ मेरी मुराद नफ्ताली बेनेट है, जिसके नज़रियात नेतन्याहू से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं, बल्कि वो इससे भी 2 कदम आगे है। यहाँ आपको आगाह करते चलें कि दाएं बाजू के नफ्ताली बेनेट की जमात यमीना, जिसका मतलब ही दायां बाजू है, 2019 के इलेक्शन में एक भी नशिस्त पर कामयाब नहीं हो पाई थी, मगर महज 2 साल में उसने नेतन्याहू जैसे सफाक वज़ीर आज़म को तिल अबीब से बेदखल कर दिया। इस मुहिम में नफ्ताली बेनेट ने एतदाल पसंद कहलाने वाले यायर लबीद और पहली बार इसराइली हुक्मरान इत्तेहाद में अरब जमात के सरबराह मंसूर अब्बास को भी अपने साथ शामिल किया है, क्योंकि इनके वोटों के बगैर सादा अक्सरियत मुमकिन नहीं थी। नाजरीन, ये मखलूत हुकूमत एक फार्मूले के तहत कायम हुई है, जिसके तहत नफ्ताली बेनेट और यायर लबीद बितरतीब 2-2 साल वजारत उज़्मा संभालेंगे। ये इत्तेहाद सिर्फ इसलिए ड्रामाई नहीं कि इसमें एक एतदाल पसंद, एक शिद्दत पसंद और एक मुस्लिम लीडर शामिल हैं, बल्कि यायर लबीद की सरबराही में कायम इत्तेहाद में बाएं बाजू की जमातें भी शामिल हैं। यहाँ आपको यह भी बताते चले कि नफ्ताली बेनेट दरअसल नेतन्याहू से भी ज़्यादा दाएं बाजू की जानिब झुकाव रखता है। वो ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के लिए बुरे अलकाबात के इस्तेमाल के लिए बदनाम है, बल्कि वो मगरबी किनारे का तमाम इलाका इसराइल में जम करने का भी हामी है। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि नफ्ताली बेनेट किस शैतान का नाम है। लेकिन नाजरीन ठहरिए, मामलात इतने सादा नहीं जितने नज़र आ रहे हैं। नेतन्याहू वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया गया है, सियासत से नहीं। वो एक शिद्दत पसंद पार्टी का सरबराह है और इसकी एक तारीख, एक लेगेसी है जिसे मिटाना मुमकिन नहीं। आप इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि नए इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं के घरों के बाहर नेतन्याहू के सपोर्टर्स ने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं और नए इत्तेहाद के दोनों बड़े रहनुमाओं की रिहाइश गाहों पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़े। दूसरी जानिब एतमाद के वोट के मौके पर भी पार्लियामेंट के बाहर हंगामे के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, बल्कि इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी ने खदशा जाहिर किया है कि नफ्ताली बेनेट पर कातलाना हमला भी हो सकता है और ये हमला इसके अपने मुखालफिन के अलावा इसके अपने वोटरों से भी कोई कर सकता है, क्योंकि इस इत्तेहाद पर इसके वोटर्स भी नाखुश हैं। नाजरीन,
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیلی ریاست میں نیتن یاہو کا کردار سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے۔ بظاہر وہ وائٹ ہاؤس پر براجمان نہیں، لیکن اس کی لیگیسی آج بھی قائم ہے اور 2024 میں اس کی نظریں ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کی جانب ہیں۔ بالکل اسی طرح نیتن یاہو بطور اپوزیشن لیڈر ایک نئے مشن پر ہوگا، اور وہ مشن ہے اپنی لیگیسی کو لے کر چلنا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کے پیروکار سابق امریکی صدر ٹرمپ کے پیروکاروں سے زیادہ شدت پسند ہیں، اور انہوں نے ابھی سے نفرت اور خوف پھیلانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ تک کہا کہ نئی حکومت اسرائیل اور اس کے فوجیوں کے لیے حقیقی خطرہ ہوگی۔ دوسری جانب نئی مخلوط حکومت مختلف نظریات کی جماعتوں پر مشتمل ہے، گویا یہ چون چون کا مربع ہے۔ اس اتحاد میں ہر جماعت ہر ایشو پر الگ موقف رکھتی ہے، خواہ وہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کی نئی بستیوں کا معاملہ ہو، عدالتی معاملہ ہو، امیگریشن یا نظام تعلیم سے جڑے معاملات ہوں۔ کسی بھی اہم ایشو پر اختلاف ایک نیا پنڈورا باکس کھول سکتا ہے، اور نیتن یاہو مختصر عرصے میں اس حکومتی اتحاد کو نئے الیکشن کروانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس نئی مخلوط حکومت کا سب سے دلچسپ کیریکٹر عرب رہنما منصور عباس ہیں۔ وہ اس اتحاد کا سب سے کمزور نقطہ ہیں۔ منصور عباس نے حکومتی اتحاد کی تشکیل کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے معاہدے پر دستخط کیے، اور اس وقت تک اس نے نیتن یاہو کے ساتھ رابطے برقرار رکھے ہوئے تھے۔ منصور عباس اسرائیل میں رہنے والے عربوں کے نمائندہ ہیں، جو اسرائیلی آبادی کا 20% ہیں۔ ان کا منشور عرب علاقوں کو حقوق اور ان میں بہتر شہری سہولیات دلوانا ہے۔ منصور عباس کا مطالبہ ہے کہ عرب دیہات اور نہیبو گاؤں کے اطراف میں بسنے والے بدوؤں کے دیہی علاقوں کو تسلیم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ناظرین، اسرائیل میں یہودیوں کے سوا کسی کو بھی شہری حقوق حاصل نہیں۔ منصور عباس اس اتحاد میں دائیں بازو کی 3 جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو عربوں کو شہری حقوق دینے کی مخالف ہیں۔ ان جماعتوں میں اوگیدرو لائبرمین کی جماعت بھی شامل ہے، جو عرب اسرائیلیوں کو حکومت میں شامل کرنے کے مخالف رہے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ منصور عباس کا واسطہ کن قوتوں سے پڑا ہے۔ ناظرین، خارجی محاذ پر اگر دیکھیں تو خطے کے حالات پر نئی حکومت کو کئی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک طرف انہیں بقا کا مسئلہ درپیش ہوگا، تو دوسری جانب نیتن یاہو کی پالیسیوں اور اس کی لیگیسی کا چیلنج درپیش ہوگا۔ دوسری جانب کرۂ ارض پر اسرائیل کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ، جس کی سربراہی جو بائیڈن کے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی نئی آزمائش کا سامنا ہوگا۔ بائیڈن انتظامیہ مشرق وسطیٰ کی دلدل سے نکل کر چین اور روس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن اسرائیل اور حریت پسند تنظیموں کے مابین مسلسل محاذ آرائی اور فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی سے ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ فلسطینیوں کو حق دیے بغیر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ سے جان نہیں چھڑوا سکتا۔ ناظرین، آئیے اب پوسٹ نیتن یاہو سیناریو کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نفتالی بینٹ نیتن یاہو سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی کابینہ بھی شدت پسندوں سے بھری ہوگی۔ اس حکومت میں فلسطینیوں کی اپنے گھروں سے بے دخلی، نئی یہودی بستیوں کا قیام اور ان کی توسیع بڑھ جائے گی۔ نیتن یاہو کی حکومت کے دوران شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینیوں کی بے دخلی غزہ پر 11 روزہ بمباری کا باعث بنی۔ اگر بے دخلی کی رفتار بڑھی تو جنگ کے امکانات بلکہ بار بار غزہ پر آگ کی بارش معمول بن سکتی ہے۔ نفتالی بینٹ اور اس کی کابینہ کے تمام متوقع وزیر بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سب یہودی بالادستی کے قائل ہیں، جہاں عربوں کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری سے زیادہ ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ اعتدال پسند کہلوانے والے یائر لپید بھی فلسطینی زمین پر اسرائیلی تسلط کا حامی ہے۔ ناظرین، یہ سوچنا کہ نئی حکومت میں فلسطینی عوام کی حالت زار بہتر ہوگی، دیوانے کا خواب ہے۔ نفتالی بینٹ نیتن یاہو کی طرف سے اسرائیل دشمن ہونے کے الزامات کو جھٹلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، اور اس کے لیے وہ مسجد اقصیٰ پر چھاپے بڑھا دے گا، غزہ پر بمباری کرے گا، مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوششیں تیز کر دے گا۔ نفتالی حکومت نیتن یاہو سے زیادہ سخت گیر ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کچھ مزید ممالک کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر سکتی ہے۔ جبر پر قائم ریاست میں اقتدار کا بے رحم کھیل قومی تحفظ کے نام پر جبر اور تشدد کے نئے باب رقم کر سکتا ہے۔ تباہی و بربادی پھیلانا اور مسلمانوں کا خون پینا تو ویسے بھی صہیونیوں کا ہمیشہ سے محبوب مشغلہ رہا ہے۔ ناظرین، نیتن یاہو کی بات کی جائے تو اس شخص نے انسانیت کی توہین کی ہر حد کو پار کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا اس کا واحد ایجنڈا تھا تو غلط نہیں ہوگا، اور بدقسمتی سے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کافی حد تک کامیاب رہا۔
इस बदबख्त शख्स ने 2 रियासती फार्मूला की हामी जमातों को भी दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। 2018 में उसने कानून मंजूर करवाया जिसके तहत इसराइल में मुकीम अरबों से शहरियत का हक वापस ले लिया गया। इसी के दौर में अरबी, जिसे कौमी ज़ुबान का दर्जा हासिल था, इसे इससे महरूम कर दिया गया। ये नेतन्याहू ही था जिसने इसराइल को सिर्फ यहूदियों की रियासत करार दे दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंसूर अब्बास किन गुंडों के नरगे में फंसा है। नाजरीन, इंसान नुमा हैवान नेतन्याहू के जराइम की फहरिस्त तो बहुत तवील है, लेकिन फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी जो इसके दौर में हुई, इसकी मिसल तारीख में नहीं मिलती। नेतन्याहू ने नफ़रत और खौफ की जो दास्तानें रकम की हैं, इनको बयान करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। खौफ खुदा तो वैसे भी यहूदियों की डिक्शनरी में नहीं, लेकिन इस शख्स ने हर हद पार कर दी। अब नफ़रत के इन पुजारियों की नई हुकूमत इसराइल में आ चुकी है। मासूम अरब ना जाने क्या सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। नस्लों का तजुर्बा इनके सामने है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि दुनिया में इनका स्वाय परवरदिगार आलम के कोई वाली वारिस नहीं। यहाँ अरबों से मुराद फ़लस्तीनी हैं। मुसलमान मसलहत पसंदी का शिकार हैं और मसलहत की जंजीर में कैद भला कौन किसकी मदद कर सकता है। वो जानते हैं कि इसराइल के खिलाफ बढ़के मारने वालों की कमी नहीं। वो ये भी जानते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक महज कागजी शेर हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। वो ये भी जानते हैं कि इस्लामी दुनिया खुद कैद में है और फ़लस्तीनियों की मदद करने के वो लायक नहीं। उन्हें नज़र आ रहा है कि कैसे इनका सौदा अरब ममालिक के कैपिटल्स में हो रहा है और शादियाने बजाए जा रहे हैं। इनके सामने अरब ममालिक की एम्बेसियाँ इसराइल में खुल रही हैं। वो देख रहे हैं कि अरबों के पास अमरीकी असलहे की ख़रीदारी के लिए खरबों डॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन गज़ा में मौसूर लोगों के लिए कुछ नहीं। वो ये भी जानते हैं कि इनके नाम पर सियासी फ़वाइद समेटने वालों की कोई कमी नहीं और वो मुस्लिम दुनिया की मुनाफ़िकत के भी चशमदीद गवाह हैं। नाजरीन, दिल खून के आंसू रोता है ये सब कहते हुए। पैगंबरों की सरजमीन ज़ख्मों से चूर चूर है। फ़लस्तीनी क़िबला अव्वल को बचाने के लिए नस्लें कुर्बान कर रहे हैं। वो निहत्ते तो हैं मगर हार मानने को तैयार नहीं। खुदारा जागिए, फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनिए, इससे पहले कि हैकल सुलेमानी हकीकत का रूप धार ले। क्या जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब आपको ख्याल आएगा? मुसलमान हुक्मरानों से सवाल है, क्या आपको आखिरत का खौफ नहीं? आप खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े माशर क्या जवाब देंगे? क्या आप अपना नाम तारीख में अर्ज़े मुक़द्दस के सौदागरों की फहरिस्त में लिखवाना चाहते हैं? यह मसला ज़मीन के टुकड़े का नहीं, इस्लाम की रूह का है। आपके मफादात होंगे जिनसे हम बखूबी आगाह हैं, आपकी मजबूरियों को भी हम जानते हैं, लेकिन कलमे का हक आप कब अदा करेंगे? नाजरीन, मैं क्यों फरियाद कर रहा हूं मुसलमान हुक्मरानों से? क्योंकि मुझे खतरे की बू आ रही है, क्योंकि बड़े जालिम के जुल्म को मैच करने के लिए नए यहूदी हुक्मरान किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि सहूनियों में फ़लस्तीनियों से नफरत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दौड़ लगी है। ये किसी भी हद तक जाने के लिए बेचैन है। ये कुछ भी कर सकते हैं, जी हाँ, कुछ भी। इन्हें ना बैनुल अक़वामी क़वानीन की परवाह है और ना ही किसी का डर। इन्हें मालूम है कि कोई इनका बाल बीका नहीं कर सकता। ये नफरत की आग में जल रहे हैं और इनका एक ही एजेंडा है, मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना और ग्रेटर इसराइल का क़याम। खुदारा जागिए और फ़लस्तीनियों के दस्तो बाजू बन जाइए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।